हेलो स्टूडेंट्स। जो प्रीवियस वीडियो में हमने बर्न का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें हमने प्रीवियस क्लास में इसकी डेफिनेशन, कॉजेज और क्लासिफिकेशन में जो बर्न डेप्थ के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है बर्न का, वो पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम इसका सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया, यानी कितना बॉडी सरफेस एरिया इंक्लूड हो रहा है बर्न में, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दूसरा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी एंड इसका डायग्नोसिस इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। सेकंड, अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, यानी जब बर्न हो रहा है तो कितने एक्सटेंट पे बॉडी सरफेस एरिया उसमें इंक्लूड हो रहा है। तो जो बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग बर्न इंजरी को हम पता लगाते हैं या एसेस करते हैं, उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ आती है, जो टूल यूज़ आता है, उसको बोलते हैं रूल ऑफ 9। इसके अलावा और भी इसमें मेथड आते हैं। एक तो आता है लुंड एंड ब्राउडर चार्ट, दूसरा आता है पाल्मर मेथड। बट सबसे ज़्यादा जो कन्वीनियंट होता है वो होता है रूल ऑफ 9, क्योंकि ये तो इजीली हम एसेस कर सकते हैं, इसमें किसी चार्ट का यूज़ नहीं होता है। लुंड एंड ब्राउडर चार्ट में क्या होता है कि उसमें चार्ट का यूज़ करना पड़ता है, बट वो पीडियाट्रिक में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पर जो रूल ऑफ 9 है, इसको हम इजीली एसेस कर सकते हैं, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसकी बात करें रूल ऑफ 9 क्या होता है, तो इसको जो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस सबसे पहले कराया था एलेक्जेंडर वॉलेस ने 1951 में। ओके, इट इज़ ए टूल यूज्ड इन प्री हॉस्पिटल एंड एमरजेंसी टू एस्टिमेट द टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ये जो टूल है ये कब यूज़ किया जाता है? प्री हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल ले जाने से पहले, या जो एमरजेंसी कंडीशन होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और क्यों यूज़ किया जाता है कि कितना बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है उसका पता लगाने के लिए। ओके, अब जो ये जो टूल यूज़ होता है रूल ऑफ 9, इसका आगे भी यूज़ आता है। कैसे यूज़ आता है कि जब इसका मैनेजमेंट किया जाता है, जो पर्सन बर्न हो चुका है उसका जब मैनेजमेंट किया जाता है तो उसमें फ्लूइड लिया जाता है। ठीक है, तो जो वो फ्लूइड दिया जाता है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने मात्रा में फ्लूइड देना है, उसको काउंट करते हैं। किसके बेस पे? इसी के बेस पे जो हमने बॉडी सरफेस एरिया एस्टिमेट किया है रूल ऑफ 9 से, उसी के बेस पे फ्लूइड रिक्वायरमेंट काउंट होती है। ओके, तो जो कैसे ये फ्लूइड रिक्वायरमेंट काउंट होती है इसको मैं आपको मैनेजमेंट में बताऊंगा। अभी सिर्फ अपन बात करेंगे कि बॉडी सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है रूल ऑफ 9 से। ओके, सो अब इसका जो मीन्स देखते हैं, डायग्राम के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले अपन बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की कि कौन से बॉडी पार्ट को कितना परसेंटेज दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों की यहाँ पे चार्ट है, एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों का यहाँ पे है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं एडल्ट्स की। तो एडल्ट्स में आप देखें तो जो बॉडी पार्ट्स है, जो आर्म है, लेफ्ट आर्म को होता है 9%, राइट आर्म को भी होता है 9%। जो हेड है, एंटायर हेड है, जो फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट है हेड का दोनों तरफ का, उसको 9% मिलता है। एंटायर चेस्ट को 9%, एंटायर एब्डोमन को भी 9%, जो एंटायर बैक है, बैक साइड जो होती है उसको 18%। यहाँ पे जो फ्रंट साइड है, चेस्ट और एब्डोमन, इनको दोनों को एक साथ कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 18% फ्रंट का और बैक साइड का भी 18%। ओके, अब जो लेग की बात करें तो लेफ्ट लेग और राइट लेग दोनों का 18% होता है, फ्रंट और पीछे दोनों साइड का। और लास्ट में जो ग्रोइन एरिया यानी जो पेरिनियम एरिया है उसका होता है 1%। ओके, तो ये तो हो गया बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग एडल्ट्स में। अब चिल्ड्रन की बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आर्म और जो आर्म है उनका तो सेम ही है, लेफ्ट और राइट आर्म का 9% यहाँ पे जो हेड है उसका 18% होता है। यहाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों में जो हेड होता है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे 18 काउंट होता है। ओके, नेक्स्ट चेस्ट और एब्डोमन का भी सेम है 9%, बैक का भी सेम है। बट अब यहाँ पे चेंज किसका है? नेक्स्ट लेग्स का। राइट और लेफ्ट लेग को यहाँ पे 13.5 और 13.5% पे यहाँ पे रखा जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि बच्चों में हाइट ज़्यादा नहीं होती, इसलिए जो लेग होते हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है। ओके, और ग्रोइन का जो है पेरिनियम उसका सेम है 1%।
तो ये तो बात हो गई बॉडी पार्ट्स जो है उनके हिसाब से कितना कितना परसेंट यहाँ पे दिया गया है रूल ऑफ 9 के बेस पे। ओके, अब बात करते हैं अपन इसको डायग्राम के हिसाब से कैसे समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं एडल्ट की। तो जैसा मैंने आपको बताया, राइट आर्म 9%, लेफ्ट आर्म 9%, कंप्लीट हेड का फ्रंट एंड बैक 9%। ठीक है, अब चेस्ट की बात करें यहाँ फ्रंट साइड की, तो जो अपर जो चेस्ट है यहाँ पे उसको 9% मिलता है और एब्डोमन को 9% मिलता है। तो कंप्लीट कितना हो गया फ्रंट का 18%, बैक का हो गया 18%। नेक्स्ट वन लेग का देखें तो दोनों का 18-18 होता है, फ्रंट का और बैक का मिला के 9-9 होता है फ्रंट और बैक 9। तो इस तरह से पूरा 18 हो गया और लेफ्ट का भी 18। ओके, उसके बाद जो ये ग्रोइन एरिया है या जो पेरिनियम एरिया उसका 1%। ओके, अब बात करें चाइल्ड की, तो चाइल्ड में भी वही सेम, आर्म का दोनों का 9-9%। अब यहाँ पे हेड का चेंज है, हेड एडल्ट में 9 था तो बच्चों में क्या होगा, यहाँ 18 होगा। ओके, क्यों? क्योंकि हेड का सरफेस एरिया यहाँ ज़्यादा होता है बच्चों में। ओके, नेक्स्ट वन वही जो फ्रंट एरिया है चेस्ट का उसका 9-9 दोनों का इन्वॉल्व कर ले, एब्डोमिनल और चेस्ट का, तो 18 हो गया, बैक का भी 18 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे चेंज होगा, जो लेग होंगे दोनों उनका कितना होगा 13.5, यहाँ पे कितना था 18। ओके, नेक्स्ट जो ग्रोइन एरिया उसका भी 1% रहेगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग नंबर या परसेंटेज दी गई है। तो अब जो इसमें कैसे काउंट करते हैं बॉडी सरफेस एरिया, इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो किसी जो कोई पर्सन है उसका एक तो ये लेफ़्ट आर्म बर्न हुई है, ठीक है, तो लेफ़्ट आर्म बर्न हुई है तो कितना परसेंट रहेगा यहाँ पे 9%। अगर कंप्लीट आर्म बर्न हुई है, यहाँ पे सुनना मेरी बात, अगर पूरा हाथ जल गया है ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, तो 9% होगा। अगर मान लो यहाँ तक पार्ट बर्न हुआ है कि ऊपर ऊपर का हाथ जला है या नीचे नीचे का हाथ जला है यहाँ से, तो यहाँ पे बॉडी सरफेस एरिया अपन काउंट करेंगे आधा, 4.5%। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब मान लो अपन तो यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं तो कंप्लीट आर्म का दे रहे हैं, तो यहाँ 9% हो गया। ठीक है, दूसरा पर्सन की चेस्ट बर्न हुई है, चेस्ट कौन सी बर्न हुई, कंप्लीट बर्न हुआ है मान लो, ठीक है, आगे की तरफ, तो कितना हो जाएगा यहाँ का 18%। तो 18 और ये 9 कितना हुआ 27%। तो अब यहाँ पे कितना पर्सन का बॉडी सरफेस बर्न हुआ है, 27% बर्न है। ठीक है, तो अपन इसके हिसाब से फिर इसका फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है किस तरह से रूल ऑफ 9 से बॉडी सरफेस एरिया काउंट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं अपन इसके बाद इसकी पैथोफिजियोलॉजी, क्या मैकेनिज्म होती है बर्न की। तो सबसे पहले जो भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बर्न होता है, उस वजह से क्या होता है कि बर्न इंजरी होती है। जब भी पर्सन में बर्न इंजरी होती है तो स्किन में इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है। ओके, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा। अब इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा कि जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन का रिलीज़ होगा। हिस्टामिन क्या करता है, एलर्जी प्रोड्यूस भी करता है और भी जो सेल्स वगैरह हैं उनको है अट्रैक्ट करता है इंजरी साइट पे। ओके, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन के बाद हिस्टामिन रिलीज़ होगा। अब हिस्टामिन रिलीज़ के बाद क्या मैकेनिज्म होगी यहाँ पे कि जो कैपिलरीज या जो ब्लड वेसल्स है जहाँ पे बर्न हुआ है, ठीक है, उस इंजरी साइट पे क्या होगा कि वहाँ की जो कैपिलरीज है, जो ब्लड वेसल्स है, उनकी परमिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, परमिबिलिटी इंक्रीज़ का मतलब ये है कि जो ब्लड वेसल्स की वाल है वो थिन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कैपिलरी परमिबिलिटी इंक्रीज होगी इन्फ्लामेशन की वजह से। अब नेक्स्ट क्या होगा कि परमिबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से, थिन होने की वजह से जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है यानी ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो लीक होने लगेगा। ठीक है, लीक होगा। दूसरा, वो लीक होके कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो टिश्यू स्पेस होता है। टिश्यू स्पेस क्या होता है कि जो सेल्स है और जो ब्लड वेसल्स है इनके बीच का जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं इंटरटिशियल स्पेस। तो जो भी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड होगा वो कैपिलरी परमिबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से कहाँ आ जाएगा, इंटरटिशियल स्पेस में। ओके, जिसकी वजह से दो कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक तो जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है वो कम हो जाएगा जिस वजह से हाइपोवोलीमिया होगा। दूसरा, जो फ्लूइड टिश्यू स्पेस में जमा हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे एडिमा हो जाएगा।
ओके। एडिमा आपने देखा होगा, बर्न जहाँ पे वो जल जाता है वहाँ पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है वो इसी वजह से होता है। क्यों होता है कि जो केपिमल के वहाँ पे इन्फ्लामेशन की वजह से केपिलरी परमिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, जिस वजह से इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कहाँ चला जाता है, टिश्यू स्पेस में या इंटरटिशियल स्पेस में। ओके, जिस वजह से क्या होता है कि इंट्रावेस्कुलर या जो ब्लड वेसल्स उसमें फ्लूइड की कमी हो जाने की वजह से वहाँ तो हाइपोवोलेमिया हो जाता है, दूसरा यहाँ पे जो बॉडी टिश्यूज़ है उसमें एडिमा हो जाता है क्योंकि फ्लूइड बाहर आ रहा है। ओके, तो इस वजह से अब क्या कंडीशन देखने को मिलेगी नेक्स्ट, जो हाइपोवोलेमिया होगा उस वजह से यहाँ पे शॉक की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर पर्सन को प्रॉपरली फ्लूइड मैनेजमेंट नहीं दिया जाए टाइम से तो पर्सन को हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। तो आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई। एक बार मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में कि बर्न जब होता है तो जहाँ पे बर्न होता है साइट पे वहाँ इन्फ्लामेशन होता है, और इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे जो मतलब रिएक्शंस होती है उसकी वजह से केपिलरी परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, जिस वजह से जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होता है वो कहाँ आ जाता है, टिश्यू स्पेस में आ जाता है या इंटरटिशियल स्पेस में आ जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि इंट्रावेस्कुलर तो फ्लूइड की कमी हो जाती है, हाइपोवोलेमिया हो जाता है, दूसरा जो टिश्यूज़ है उनमें एडिमा हो जाता है। ओके, अब जो यहाँ पे हाइपोवोलेमिया हुआ है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, शॉक की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, हाइपोवोलेमिक शॉक। ओके, तो ये हो गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो सबसे पहले अपन पर्सन की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में ये देखना है कि किस तरह से बर्न हुआ है, कितना बर्न हुआ है, वो सारा पूछना है। किससे पूछना है, जो उनके साथ अटेंडेंट है या जो उनको लेके आए हैं फैमिली मेम्बर्स या जो भी पर्सन। ओके, सेकंड वन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो उसमें अपन चेक करेंगे पर्सन की जो इंजरी साइट है उसको देखेंगे कितना बर्न हुआ है, कितनी डेप्थ में बर्न हुआ है, ठीक है। दूसरा, जो बॉडी सरफेस एरिया काउंट करेंगे, रूल ऑफ 9 का अपन यूज़ करेंगे और देखेंगे कितनी बॉडी पार्ट अफेक्टेड हुआ है। ओके, तो इस तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। नेक्स्ट वन, यहाँ कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं सेल काउंट का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट वन, यहाँ पे एबीजी एनालिसिस कब करेंगे, इनहेलेशन इंजरी में। जब इनहेलेशन इंजरी होती है तो उस टाइम एबीजी एनालिसिस करते हैं, क्यों, एसिडोसिस का पता लगाने के लिए। एसिडोसिस कब होता है, जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है और CO2 का लेवल बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का भी यहाँ टेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब इनहेलेशन इंजरी होती है तो उस टाइम क्या होता है कि मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है। ओके, तो अगर बॉडी में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल 15% से ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करेगा कार्बो मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या इनहेलेशन इंजरी। ओके, नेक्स्ट वन, इसके बाद डायग्नोसिस करेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल। तो जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स है इसमें दो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका लेवल मोस्टली देखेंगे, एक तो सोडियम, एक पोटेशियम। ओके, तो जो इनिशियल स्टेज होगी यानी स्टार्टिंग स्टेज होगी आफ्टर बर्न, तो उसमें तो पोटेशियम का लेवल तो बढ़ा हुआ रहेगा और सोडियम का लेवल कम रहेगा। बट लेटर स्टेज जब होगी, धीरे धीरे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा तो पोटेशियम का लेवल तो कम होता रहेगा और सोडियम का लेवल बढ़ता रहेगा। तो ये चेंजेस होंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे यूरिन टेस्ट करेंगे। यूरिन टेस्ट में क्या देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन एंड हीमोग्लोबिन। अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन और हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस है इसका मतलब किडनी में एबनॉर्मलिटी है। ओके, नेक्स्ट वन, चेस्ट एक्सरे यहाँ कर सकते हैं इनहेलेशन इंजरी में। इनहेलेशन इंजरी में चेस्ट एक्सरे में देखेंगे कि जो लंग्स हैं उनमें कितना इफेक्ट हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन, ECG भी यहाँ पे कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल बर्न में। अगर इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ, इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है तो उसमें क्या होगा कि हार्ट की एक्टिविटी पे अफेक्ट पड़ेगा, तो उसको चेक करने के लिए ECG कर सकते हैं। तो ये बात हो गई इसकी डायग्नोसिस की। अब जो इसका मैनेजमेंट बचा है जिसमें इसका फर्स्ट एड मैनेजमेंट और मेन मैनेजमेंट और जो नर्सिंग मैनेजमेंट है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।